अब मैं क्या कर रहा हूं, आम खा रहा हूं, इसमें वर्ब क्या है, ईटिंग है ना। अच्छा, काम का असर किस चीज पर पड़ रहा है, क्या खाया जा रहा है, मैंगो, तो मैंगो वहां का हो गया ऑब्जेक्ट। अब कौन ऐसा सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट आएगा वो क्या होगा, ट्रांजिटिव। अब मैंने दूसरा सेंटेंस हम कह सकते हैं, मैंने कहा आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं कोई लता पता है नहीं है, तब जब ऑब्जेक्ट ना है तब क्या होगा, इन ट्रांजिट। देखिए बेटा, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश, इस फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश को ही इंग्लिश में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं, तो 8 लड़कियों का दिमाग अगर जोड़ दिया, नहीं 4 लड़कियों का किडनी जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। 4 गर्ल्स में जो किडनी होंगी वो 8 होंगी, और उतने ही क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही हम फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश भी कहते हैं, यानी जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस के कुछ हिस्से किए जा सकते हैं, पार्ट्स किए जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा सी इज सिंगिंग लाउडली, सी इज सिंगिंग लाउडली। अब इसमें बेटा ये है क्या, एक सेंटेंस है या फ्रेज है, सेंटेंस है ना। अब इस सेंटेंस का अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो इस सारे सेंटेंसेस में जितने भी वर्ड्स हैं उनको हम अलग अलग करके परिभाषित कर सकते हैं। जिस तरह से हमारा शरीर अलग अलग अंगों से मिलकर के बना होता है, जैसे माना ये कोई लड़की है, नहीं ठीक, अरे मान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए बेटा, वेट अ मिनट, तो ये उसकी टंकी है जिसको हम कहते हैं स्टमक, ये उसका दिमाग है जो कि खाली है, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, हेड पोर्शन, ये हो जाएगा टकला, ये हो जाएगी आंखें, ये हो जाएगी आईब्रो, और ये हो जाएगी आईलैश, और ये होगा आईलिड। आईलिड का मतलब होता है आंखों का ढक्कन, लिड का मतलब होता है ढक्कन। अब देखिए ऐसे करेंगे तो इसी से तो खुला और बंद हो रहा है, तो लड़कियों की जो होती है इसी को आंख का ढक्कन कहते हैं। तो जिसी तरह से, अच्छा कचड़ा भी यही लग, वेट अ मिनट बेटा, कचड़ा यही लगता है, हाँ नहीं, लड़कों को संवरने की क्या जरूरत बेटा, एक लड़के की खूबसूरती बता दूं मैं, एक लड़के के चेहरे पर बाल है तब भी अच्छा, नहीं है तब भी अच्छा, मजाल के कोई लड़की बिना बाल के अच्छी लगे, नहीं ना, दैट इज द पावर ऑफ बॉयज। देखिए बेटा, 2 दिन बाद देख लीजिएगा, हाँ संडे, देखो बेटा वो लक्ष्य, देखिए जिस तरह से हमारा शरीर अलग अलग अंगों से मिलकर बना होता है, उसी तरह से जब सेंटेंस के भी हिस्से करते हैं तो उसके भी अलग अलग हिस्से और अलग अलग अंग होते हैं। तो अलग अलग अंगों की बात करें, अब उसी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश, या हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, या कहते हैं ऑपरेशन ऑफ सेंटेंस। अब देखिए इसमें सी क्या है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन। तो क्या हुई, ये क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रो का मतलब होता है के लिए, और नाउन का मतलब होता है नाम, यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो संज्ञा अथवा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी प्रोनाउन 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रो का मतलब के लिए और नाउन का मतलब नाम, इसको हिंदी में कहते हैं सर्वनाम और इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वाइफ है और ये इनके हंसना बैंड है, अब इनको बुलाएंगे तो क्या कहेंगे, अजी सुनते हो, कि नाम लेके बुलाएंगे, नाम लेके बुलाएंगे। देखिए हमारी भारतीय संस्कृति तो ऐसा नहीं कहती थी, मगर कुछ बेगैरत, बेहया, बेइज्जत, बदशक्ल ऐसी जो औरतें होती हैं वो अपने हस्बैंड को नाम लेकर के बुलाती हैं। हालांकि मेरे हिसाब से एक अच्छा तरीका नहीं बेटा, लेकिन हम भारतीय संस्कृति को मानने वाले में से हैं। हम अगर गाली भी देते तो आप कह के देते हैं, आपकी ऐसी तैसी फिर देंगे अगर आपने दोबारा बोला नहीं, मतलब लखनऊ जो गालियां होती है उसमें बहुत इज्जत से बेइज्जत किया जाता है एक इंसान को। खैर देखिए, तो वो बुलाएंगे तो क्या कहेंगे, अजी सुनते हो कि कहाँ मर गए रे, कुछ जल्दी आ। जब एक बार में इसी को गाली कहते हैं। देखिए जब हो गया बेटा, नहीं ओफो, देखो बेटा मतलब ये है जब एक बार में वो नहीं सुनते हैं तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। खैर देखिए,
तो कुल मिलाकर के क्या है, अच्छा इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग क्या है, मेन वर्ब है, और लाउडली क्या है, एडवर्ब है। अब हम इसको जब हम पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लेंगे तो इसमें आपको बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम वन बाय वन अब समझने की कोशिश करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके हैं क्या। तो इसी तरह से जब हम अलग कर लेंगे तो जैसे हमने कह दिया आई एम ए स्टूडेंट, अच्छा ये सेंटेंस में कौन वर्ब है कि नहीं, वर्ब, वर्ब है कि नहीं है। अब हम वर्ब जानते हैं बेटिया, तो वर्ब के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। जहां मेन वर्ब नहीं होता है वहां हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब की तरह कंसीडर कर लेते हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम है ना, तो एम आपका ही क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। यानी मान लो एग्जामिनेशन पॉइंट में ऐसे पूछेगा आई एम ए स्टूडेंट, अब 4 ऑप्शन देगा कि एम क्या है, आपका वर्ब है या प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, वर्ब। यानी जब मेन वर्ब ना रहते तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करता है। अब वन बाय वन हम इसमें देख लेते हैं कि आपके 8 में है क्या क्या। तो 8 बेटिया जो सबसे पहला आता है उसको हम क्या कहते हैं, सबसे पहले क्या आएगा 8 में, सबसे आएगा पहले नाउन। नाउन तो आसानी है, इसमें तो कोई समझने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अब नाउन आसान है बेटा। जैसे ईश्वर लड़कों को आंखें देता है और लड़कियों को बटन, और आंख हो या बटन, इन दोनों का काम क्या होता है, देखना। दिखेगा बेटा, अब बटन हमने क्यों कहा, क्योंकि अगर मान लो इसी पंखे घूरना तो एक टक ऐसे देखा करें, यही क्या है, ये बटन ही तो है जो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। क्या बेटा, लड़कों के पास आंखें होती हैं, दिख रहा है बटन कैमरा से दिखता है। देखिए बेटा, वेट, तो आंखों से बेटा जितनी चीजें दिखाई देती हैं वो नाउन है। जैसे हमारे पास क्या क्या दिख रहा है अभी, तो हमारे पास बोर्ड दिख रहा है, यहाँ स्टूडेंट्स दिख रहा है, और साथ में मोबाइल है, और आप टीचर देख रहे हैं, साथ साथ आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है और मार्कर दिख रहा है, और आपके पास अपनी किडनी दिख रही है, ब्रेन जो चीज नहीं है वो कैसे दिखेगी बेटा। तो देखिए, जो चीजें हम अपनी आंखों से देख सके, जैसे फैन है, होल्डर है, बोर्ड है, ये डोर है, आप सब है, मैं हूं, ये हेयर है, फोरहेड है, आईब्रोज है, आईलैश है, आईलिड है, लिप्स है, नोज है, चीक है, स्किन है। मतलब क्या है कि जितनी चीजें हमको आंखों से दिखाई दे वो नाउन कहते हैं। अच्छा मैं कहूं किसमें से चोर कौन है, तो थीफ का मतलब चोर, लड़की चोरी करे तब चोरनी, और देहाती में। अब ये बताइए, उस चोरनी को देखा जा सकता है, नहीं ना, इसमें से कौन चोर है देख सकते हैं, नहीं। आप सब मरने के बाद कहां जाएंगे, हेवन या हेल। आप सब की अंदर की फ्रेंडशिप, या आप अपने माँ बाप से कितनी लव करते हैं, और अपनी टीचर्स से कितनी नफरत, और आपको है कितनी नॉलेज, और साथ साथ में आपके पास इन चीजों को देखा जा सकता है, हवा को देख सकते हैं, नहीं। तो देखो बेटा, पहले हमने ये देखा था कि जो चीजें आंखों से दिखाई देती हैं उसे नाउन कहते हैं। दूसरा हम ये देख सकते हैं कि जो चीजें हमें आंखों से ना दिखाई दे उसे भी नाउन कहते हैं। यानी जो चीजें हमको आंखों से दिखाई दे या ना दिखाई दे, दोनों को ही हम नाउन कहते हैं। इसके पार्ट्स को हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया, अगर इस पे आएंगे तो फिर पूरा अधूरा रह जाएगा। अब इतना क्लियर है ना बेटा। जितने लोगों का नाम है, आपके दूर के नजदीक के रिश्तेदार के, चाचा के भाई के बेटे की, बहन की बेटी का नाम, और उनके गांव का नाम, उनके पिता का नाम, उनके जितने भी संबंधी हैं उनका नाम, सब क्या है, नाउन है। आप जिस जगह रहते हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी आपके दोस्त अपने हैं, जो भी चीजें आप खाते हैं, ठीक है, जितनी भी चीजें आप चेहरे पोतते हैं, सब क्या है, नाउन है। जैसे मेलामेट, नो स्कर्स, व्हाइट टोन, ग्लिसरीन, फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स, ये सारी चीजें क्या है, नाउन। ठीक है। मेकअप का सबसे फेमस ब्रांड क्या है प्रेजेंट टाइम में, क्या चल रहा है, लैक्मी, और एक लैक्मी का, और इसके साथ साथ एक और चला है, क्या बेटिया, नहीं, मेकअप का एक और ब्रांड है, मुझे याद नहीं पता सही से, हमदर्द ऐसे कुछ करके, पता नहीं इससे कुछ। वेट, नाउन क्लियर है ना बेटा। अब नाउन के बाद हम सेकंड जो आपका आता है उसको कहते हैं प्रोनाउन। देखिए, प्रोनाउन बेटा दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रो का मतलब होता है के लिए, और ये कहां चला गया, नाउन का क्या मतलब होता है, नाम। अब इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं।
जैसे मैंने कहा तुम कब आए, तुम कब आए, ठीक है। तो इसमें ना, अच्छा इसकी जगह पर मैं कह सकता हूं गुड्डा, गुड्डा कब आई। तो गुड्डा क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है, नाउन है। और इस गुड्डा की जगह पर कह दिया तुम तब क्या, वो क्या है, प्रोनाउन है। हाँ, ऐसे कैसे लिखते, खैर या हम लिख सकते हैं आप कब आए, ठीक। और दूसरों से इज्जत पाने का एक मात्र तरीका है कि उनसे तहजीब से बोला जाए, और एक फंडामेंटल होता है कि तहजीब से बोलो इज्जत मुफ्त मिलेगी, समझ रहे हैं ना। खैर मुफ्त की मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, खरीद लूंगा। देखिए आप कब आए, इसकी जगह पर मैं कह दिया गुड्डा कब आई। इसमें बेटिया जब हमने नाम की जगह पर तुम या आपका इस्तेमाल कर लिया वही प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे अच्छा मैंने कहा कि मुस्कान नाम तो नहीं किसी का, मुस्कान इज सिंगिंग सॉन्ग, यानी मुस्कान गाना गा रही यानी रो रही है। क्योंकि अक्सर जब होता है आप रोएंगे तो आपकी मम्मी क्या कर रहा है जो गाना ना गा छुपाए जाओ, तो यही तो होता है ना। ये वही लोग हंस रहे हैं जिन पर ये बीतती है, और दूसरे वो लोग जो थोड़ा खामोश हैं, मुंह बनाए हैं, तो ये वही लोग हैं जिनका चेहरा उतर गया सच्चाई को सुन करके, ठीक है। खैर देखिए बेटा, मुस्कान इज सिंगिंग सॉन्ग, तो मुस्कान इसमें क्या है, नाउन है, नाउन है ना। और सिंगिंग क्या है आपका, मेन वर्ब है। अब देखो हम इसकी जगह पर प्रोनाउन अगर लगाएंगे तो प्रोनाउन क्या लगाएंगे, ही या सी, सी लगाएंगे। क्यों, क्योंकि एक बौड़ही है, हाँ बेटिया बात दोनों एक ही है। सी इज सिंगिंग सॉन्ग, यानी मुस्कान गाना गा रही है की जगह पर मैंने कह दिया वो गाना गा रही है, ठीक है। अच्छा इसकी जगह पर हमने कहा कि इसका नाम लिखूं, चलो दूसरा लिख देते हैं। किसी लड़के का नाम मान लो अर्कब, अरे नाम है अर्कब इज, अरे हो जाता है बेटा, हमारे दूर के नजदीक के रिश्तेदार के चाचा के भाई के बहन के बेटे का नाम है। ओफो, देखो बेटा अर्कब इज इंटेलिजेंट। अब अर्कब मान लो किसी लड़के का नाम है, इस पर प्रोनाउन क्या लगाएंगे, अगर वो फेयर एंड लवली लगाता होता नहीं, चलिए खैर। तो इसकी जगह पर बेटा क्या लग जाएगा, ही इज, ही इज इंटेलिजेंट, बेटा वो निगेटिव में बदल जाएगा, ही इज इंटेलिजेंट। यानी देखो बेटिया ही का इस्तेमाल हम करते हैं बॉयज के लिए, बॉयज बी फॉर ब्रिलियंट एंड बी फॉर बॉयज, हम बता रहे हैं बेटिया। और जो सी होता है, सी का इस्तेमाल हम करते हैं गर्ल्स के लिए, जी फॉर गर्ल्स एंड जी फॉर ग्लटन। ग्लटन का मतलब होता है पेटू, हाँ जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखा जाता है ना, जैसे मान लीजिए कि 100 साल की अवधि को क्या कहते हैं, 100 साल की अवधि को हम क्या कहेंगे, शताब्दी। 10 साल को दशक। कोई ऐसी औरत जिसका पति मर गया उसको विधवा, और कोई ऐसी लड़की जो ज्यादा खाए उसको ग्लटन। अंग्रेजों ने भी सोच समझ कर बनाया, जी फॉर गर्ल एंड जी फॉर ग्लटन। तभी ग्लटन ही कहेंगे बेटा, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है ना कि लड़के ज्यादा खाते हैं, क्योंकि इनके देखिए बेटा, इनके खाने का सिलसिला मैं बता दूं कब शुरू होता है, जैसे ही मान लो मटर छीलें तो कंट्रोल ना के पहिया खा लें, भजिया बनाई एक निकला तुरंत खा गई, उसके बाद में मान लो चिकन फ्राई कर रही हैं या पनीर कुछ कर रही हैं, उसके बाद तुरंत एक पीस मार गए, टेस्ट करने के नाम पर 2 रोटी उड़ा गई, उसके बाद पापा पापा ना खाए हैं, भाइयों ने खाए, कैसे खाए, हम कैसे खाए पे दसवें ना करें। ये वही लड़कियां हैं जिन पर ये बीत रही है। और दूसरी वो जो शांत हैं, इनका मुंह अपना सच्चाई सुनकर के उतर गया। नहीं बेटिया बौड़े ही होता है, हाँ बेटा कोई बात नहीं, ओफो भेदभाव में नहीं करता बेटिया, इट इज नॉट इन माई डिक्शनरी टू डू सो, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन इट। हाँ बेटिया देखिए, तो सी लगता है गर्ल्स के लिए, ही लगता है बॉयज के लिए, वी का मतलब क्या होता है हम, जैसे हमने कहा हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो वी या सीख रहे हैं, तो इसका हो जाएगा वी आर लर्निंग इंग्लिश। अच्छा इसकी जगह पर हमने कहा वो इंग्लिश सीख रहे हैं तो दे आर लर्निंग इंग्लिश। अच्छा दूसरी चीज बेटा, कहीं अगर 3 चीज है, देखो लिखा है इज, लिखा है एम, लिखा है आर लिखा है, तो ही सी इट और नाम के साथ लगता है इज, उसके साथ में आई के साथ हमेशा लगता है एम, और जब प्लूरल होता है या वी होता है या दे होता है तो उसके साथ आर लगता है। जैसे कोई सेंटेंस हमने लिखा
ही एम ए स्टूडेंट, सही बात है, क्या गलत है? क्यों यहां अगर इच कर दे तो ठीक है, या तो यहां क्या कर दें हम इज कर दें, या तो हम अगर एम रखना चाहते हैं तो यहां पर आई कर दें। खैर तो देखो वी हो गया। अगला प्रोनाउन आपका आता है इट। जैसे मान लीजिए कोई गाय हो तो उसके लिए क्या कहेंगे, ही इज ए काउ, सी इज ए काउ और इट इज ए काउ। देखिए तो इट जो होता है वो लगता है किसी भी जानवर के लिए, जैसे मार्कर है ये, तो ही इज ए मार्कर, सी इज ए मार्कर और इट इज ए मार्कर, दी इज ए दे आर मार्कर या वी आर मार्कर। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग है। तो कोई भी ऐसी चीज जो निर्जीव है या कोई भी ऐसा जानवर है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, इट। इसके साथ साथ हम इसका इस्तेमाल कहां करेंगे, तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं समय को बताने के लिए। कैसे? टाइम। तो क्या कहूंगा, जैसे मान लो अभी समय हो रहा हो 10:15, तो मैं क्या कहूंगा, सी इज 10:15, ही इज 10:15 या इट इज 10:15। इट इज 10:15। मान लो भी बारिश होने लगे तो सी इज रेनिंग, ही इज रेनिंग और इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। यानी हम अब तक में हमने क्या सीखा था कि इट का इस्तेमाल किसके लिए होता है, तो इट का इस्तेमाल हमने देखा था जानवर के लिए, इट का इस्तेमाल हमने देखा था किसी भी निर्जीव वस्तु के लिए, और इट का दो ही तो हमने देखे तब तक में ना। अब हमने क्या पता चला कि समय को बताने के लिए भी इट लगता है और उसके साथ साथ मौसम को बताने के लिए भी इट लगता है। साथ साथ में कोई छोटा सा बच्चा हो जिसकी जेंडर डिसाइड ना हो तो कहेंगे इट इज ए बेबी। ठीक है, खैर अब तो ट्रेंड बहुत खराब है, ठीक है, बाकी छोड़ जान दीजिए। तो देखिए एनिमल्स और उसके साथ साथ नॉन लिविंग समय और मौसम को बताने के लिए इट लगता है। साथ साथ में बेटा इट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जैसे मैंने कहा महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर गुजरात। महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी वाज द ग्रेट पर्सनालिटी। तो क्या चीज रिपीट हो रही है, तो महात्मा। तो पहली जगह तो नाम रहने देंगे, बाद में क्या लगाएंगे कि महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर गुजरात। ही वाज अ लीडर, ही वाज अ ग्रेट पर्सन। मतलब क्या है, बाद में तो क्या करे वो ही और सी लगा कर उन्हें डोनेट कर। देखिए बार बार नाम लिखने की जरूरत नहीं। कोई भी कहानी हम पढ़ते हैं तो बाद में क्या होता है, पहली बार तो नाम आता है, उसके बाद ही और सी का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस को बनाना सीख जाते हैं। तो ये था बेटा आपका प्रोनाउन। इतना क्लियर है? प्रोनाउन किसकी जगह पर लगता है, नाउन की जगह पर। ठीक है, नाउन क्या होते हैं, हाँ जितनी चीजों को लड़के देख सकें, जितने लोगों को लड़कियां ना देख सकें, सब लोग क्या है, नाउन है। ठीक है, हाँ खैर नाउन के बाद अगला बेटा आता है, नाउन के बाद नाउन प्रोनाउन, उसके बाद आता है आपका वर्ब। वर्ब का मतलब होता है काम। शब्द के जिस रूप से किसी भी कार्य के होने का पता चलता है उसी को हम वर्ब कहते हैं। जैसे मैंने कहा द ओल्ड विमेन इज डांसिंग। लेकिन हिंदी क्या हुई, हिंदी क्या होगी, यानी बुढ़िया नाचत थी। अच्छा बुढ़िया कब नाचेगी, जब इस बुढ़िया की बहू आएंगे। ठीक, अभी खुश है, बाद में ये इनके खून को आंसू रुलाएगी, मतलब यही जीने नहीं देगी इनको। ठीक है, इनकी खुशियों के म्याद बहुत कम होते हैं। अभी नहीं हुई बेटा, बड़ा माही। ठीक है, खैर देखिए बेटा, तो मैं सिर्फ इसका मतलब बता रहा था, मुझे फालतू चीजों से क्या लेना देना। देखो बेटा, तो एक लड़की, एक मान लो कोई बुढ़ी है तो अपने बेटे की खुशियों में नाच रही है, नागिन डांस कर रही है। ठीक है, मतलब ये कबर, एक पैर कब्र में है और एक पैर नहीं। बेटा डांस मुझे नहीं आता। देखो बेटा, नहीं बेटा, अपनी खुशियों के अंत में द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन इज डांसिंग, यानी बुढ़िया नाचत थी। अब इसमें वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, नाचने का ना। ठीक है, और साथ साथ में हेल का यानी जहन्नम का सर्टिफिकेट भी बन रहा है। खैर वो अलग मसला है। देखिए बेटा, द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन इज डांसिंग। अगला मैंने कहा गर्ल इज वॉशिंग क्लॉथ, यानी लड़की कपड़ा धुल रही है। इसमें काम क्या हो रहा है, वॉशिंग यानी कपड़े का धुलना। अगला मैंने कहा कि बॉय इज रीडिंग
बुक, यानी लड़का किताब पढ़ रहा है, या हम कह सकते हैं द बॉय इज रीडिंग न्यूज़पेपर। अब इसमें वर्ब क्या है, लड़का क्या काम कर रहा है, रीडिंग का, क्या पढ़ रहा है, किताब या न्यूज़पेपर, क्योंकि वो एक लड़का है तो वर्ब हो जाएगा इसमें क्या, रीडिंग। अगला हम देखते हैं गर्ल इज रीडिंग स्टोरी, यानी कोई लड़की कहानी पढ़ रही है, तो वर्ब क्या है, क्या रीडिंग है आपका, देखिए बेटा। अच्छा, वर्ब के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक तो आपका हो जाता है क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपके इज, एम, आर, वाज, वर, ये मारे कुल होते हैं। और इसमें हम देख लेते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब में अगर वो कंटिन्यूअस में है तो ज्यादातर पहचान क्या होती है, आईएनजी, जैसे डांसिंग, वॉशिंग, रीडिंग, और ये भी आपका रीडिंग है, तो ये मेन वर्ब हो गए। अच्छा, इसके अलावा जब वर्ब को फिर बेटिया जब पार्ट्स किया गया तो वर्ब के फर्दर फिर से दो पार्ट्स कर दिए गए, एक को हमने कहा ट्रांजिटिव वर्ब और एक को कहा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये क्या है देख लेते हैं, बहुत सिंपल चीज है। देखिए, वर्ब के फर्दर दो पार्ट्स किए गए, तब एक को कहा गया ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब, और अगले को हमने क्या कहा, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिट दोनों बहुत आसान है। देखो, ऐसन कोनो काम जौन पूरा करे के लिए कोनो ऑब्जेक्ट के जरूरत पड़त है वो का ट्रांजिटिव कहा, और ऐसन कोनो काम जो पूरा करे के लिए कोनो ऑब्जेक्ट के जरूरत ना पड़त है वो का इंट्रांजिटिव। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो बेटा जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे काम का असर जिस चीज पर पड़ता है वही ऑब्जेक्ट होता है। अब इसको एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम ईटिंग मैंगो, अच्छा लड़की होती तो क्या खाती, टमारिंड, टमारिंड मतलब होता है इमली, या तो खाती चूरन। खैर, आम भी दूसरे के बगीचे चरा खाबो तो जानना हो जाए। चलो बेटा छोड़िए, देखते हैं। आई एम रीडिंग, सॉरी आई एम ईटिंग मैंगो, अब मैं क्या कर रहा हूं, आम खा रहा हूं। इसमें वर्ब क्या है, ईटिंग है ना। अच्छा, काम का असर किस चीज पर पड़ रहा है, क्या खाया जा रहा है, मैंगो, तो मैंगो वहां का हो गया ऑब्जेक्ट। अब कौन ऐसा सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट आएगा वो क्या होगा, ट्रांजिटिव। अब मैंने दूसरा सेंटेंस हम कह सकते हैं, मैंने कहा आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं कोई लता पता है नहीं है, तब जब ऑब्जेक्ट ना है तब क्या हो गया, इंट्रांजिटिव, और ऑब्जेक्ट होता तो क्या हो जाता, ट्रांजिटिव। जैसे अब मैंने कहा द बॉय इज बेकिंग केक, यानी जो लड़का है वो केक बना रहा है, तो उसके काम करने का असर किस पर पड़ रहा है, केक पर, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अगला मैंने कहा गर्ल इज रीडिंग, लड़की पढ़ रही है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, तब जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव, और ऑब्जेक्ट हो तो क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव। अगला मैंने कहा कि मदर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, यानी मां अखबार पढ़ रही है। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं अखबार को इतनी कॉन्फिडेंस से खोलकर बैठते हैं कि आप ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि अनपढ़ है कि पढ़े लिखे, और उसी में फोटो लेकर वो समझ जाते हैं। खैर देखो बेटा, तो हमने कहा मदर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ऑब्जेक्ट है ना, तब जब ऑब्जेक्ट तो क्या हो जाए, ट्रांजिटिव, और अगर कहते हैं मदर इज रीडिंग तब क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसको कहते हैं ट्रांजिटिव, ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको कहते हैं इंट्रांजिटिव। जैसे हमने कहा कि आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो क्या होगा, आई एम ईटिंग एन एप्पल, क्या होगा, ट्रांजिटिव। द गर्ल इज ईटिंग, इंट्रांजिटिव। मदर इज सिंगिंग, द गर्ल इज रीडिंग, इंट्रांजिटिव। शी इज ईटिंग टमारिंड, वो इमली खा रही है, तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये थे आपके सेंटेंसेस के पार्ट्स, वर्ब हो गए आपके, वर्ब के दो पार्ट्स हमने देखे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। साथ साथ में पहले वर्गीकृत किया गया तो इसको किया गया मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में, साथ साथ हमने देखे प्रोनाउन और उससे पहले नाउन। बस आज के लिए इतना काफी, बाकी कल डिस्कस करते हैं। इतना पल्ले पड़ा बेटा, ओके। देखिए बेटा, कल कहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, हमने कल डिस्कस किया है नाउन, नाउन के बाद प्रोनाउन और वर्ब के बाद, प्रोनाउन के बाद हमने किया था वर्ब। वर्ब में बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वर्ब के फर्दर कितने पार्ट्स किए गए, तो वर्ब के फर्दर दो पार्ट्स किए गए,
एक को हमने क्या कहा था, ट्रांजिटिव, और दूसरे को इंट्रांजिटिव। देखिए, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसको पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसको कहते हैं ट्रांजिटिव, और कोई ऐसा सेंटेंस जिसको पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो उसको कहते हैं इंट्रांजिटिव। जैसे हमने कहा द बॉय इज रीडिंग बुक, तो ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव? क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है? बुक है। और ऑब्जेक्ट वही होता है, क्रिया का असर जिस चीज पर पड़ता है या जो वर्ब का असर जिस चीज पर पड़े वही ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसमें जैसे मैंने कहा गर्ल इज सिंगिंग, तब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वर्ब के फर्दर जब पार्ट्स किए गए तो पहला पार्ट हमने पहले क्या देखा था कि मेन वर्ब होता है और एक हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को भी अगर हम देखें तो जैसे हमने कहा कि आई एम रीडिंग स्टोरी, यानी मैं कहानी पढ़ रहा हूं, तो इसमें वर्ब कौन कौन से हैं? एम और रीडिंग। एम जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग जो है वो आपका मेन वर्ब है। जैसे मैंने कहा सी इज ए डॉक्टर, तो इसमें वर्ब है कि नहीं है? वर्ब नहीं है इसमें, है। वर्ब क्या है इसमें? इज है। जब मेन वर्ब नहीं होता है तो हेल्पिंग वर्ब को ही हम वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ कंसीडर करते हैं। यानी वर्ब के पहले पार्ट्स किए गए मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब, फर्दर जब इसके पार्ट्स किए गए तो क्या हो गया? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। जिस जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उसको कहते हैं ट्रांजिटिव, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो उसको कहते हैं इंट्रांजिटिव। जैसे हमने कहा ही इज राइटिंग अ लेटर, तो क्या होगा? इंट्रांजिटिव है। और द गर्ल इज राइटिंग, मदर इज कुकिंग फूड, द गर्ल इज ईटिंग ऑरेंज, ट्रांजिटिव। जिसमें ऑब्जेक्ट हो ट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो वो इंट्रांजिटिव। इतना क्लियर है? अब इसके बाद आपका वर्ब क्लियर होने के बाद आता है आपका एडवर्ब। ठीक है, वर्ब के बाद एडवर्ब। तो अब एडवर्ब हम देखते हैं, तो एडवर्ब दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एड का मतलब हम कह सकते हैं जुड़ना, और वर्ब का मतलब होता है क्रिया। इसको हिंदी में हम कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या करता है? तो ये काम की विशेषता बताता है कि जो काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, उसी को हम क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे हमने कहा गर्ल इज सिंगिंग लाउडली। अब इसमें काम क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है बेटा? सिंगिंग। अच्छा, सिंगिंग का तरीका कैसा है? लाउडली है ना। तो जिसने, अच्छा, सिंगिंग कैसा किया जा रहा है? बहुत तेजी से किया है, क्योंकि गा कौन रहा है? कोई लड़की गा रही है, और इसको रानू मंडल बनने का शौक है। रानू मंडल को जानते हैं ना, जिन्होंने तेरी मेरी गाना गाया था। खैर पता नहीं ना हराई, पता नहीं चलता है, कोई बात नहीं बेटे। हाँ देखिए, द गर्ल इज सिंगिंग लाउडली, यानी काम करने का तरीका कैसा है? लाउडली है, यानी तेज है। तो जिसने काम करने, अच्छा सिंगिंग क्या था? वर्ब था। वर्ब को मॉडिफाई किसने किया? लाउडली ने। लाउडली ने जिस वर्ड ने वर्ब को मॉडिफाई कर दिया वही क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। और सिंपल रूप से पहचान क्या होता है? एलवाई। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, हमेशा जरूरी नहीं है। अब उसको हम फिर से एक एग्जांपल की मदद से हम देखते हैं कि सी इज कुकिंग फूड डेली। सी इज कुकिंग फूड डेली, तो इसमें काम क्या हो रहा है? कुकिंग का ना, ठीक है। और कर कौन रहा है? एक लड़की। तो सी क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। कुकिंग क्या है? मेन वर्ब है, और फूड ऑब्जेक्ट है। डेली क्या है? एडवर्ब है। हमने क्या बताया था? जब कुछ ना जान पाओ एकदम हरा जाओ तो जो एलवाई रहे का हो जाए एडवर्ब हो जाए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डेली, यानी काम किया जा रहा है खाना बनाने का, और वो जो खाना बन रहा है वो डेली बन रहा है। तो इसी को आपको, इसको ये कुकिंग आपका वर्ब था, वर्ब को मॉडिफाई कर दिया डेली ने, इसीलिए आपका एडवर्ब हो गया। साथ ही साथ में अगर हम कहें कि आई एम ड्राइविंग केयरफुली, अब इसमें आपका एडवर्ब क्या होगा? केयरफुली। अच्छा,
तो पहले हमने देखा था कि जो एडवर्ब होता है वो किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को। अच्छा, जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है। एडजेक्टिव समझते हैं ना, ठीक है। जैसे हमने कहा वो खूबसूरत है, तो इसमें एडजेक्टिव क्या है, खूबसूरत, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा सेंटेंस गड़बड़ हो गया। अच्छा, वो मैंने लड़के के लिए इस्तेमाल किया है, कोई बात नहीं। देखो बेटा, तो देखो एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को, और एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है एडजेक्टिव को भी। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा ही इज सो हैंडसम। अगर लड़का खूबसूरत है तो हैंडसम है, और लड़की अगर खूबसूरत है तो वो, अच्छा, क्या लड़की को ब्यूटीफुल कह सकते हैं, कह सकते हैं। अगर वो भी फेयर एंड लवली लगाए तो उसको हम कह सकते हैं। वेट, देखो बेटा, हमने कहा ही इज हैंडसम, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं स्मार्ट, तो स्मार्ट फोन होता है, और ब्यूटीफुल होती हैं लड़कियां, और हैंडसम होते हैं बॉयज, ठीक है। अब देखो हैंडसम इसमें क्या है, एडजेक्टिव है ना, हैंडसम इसमें एडजेक्टिव है। अच्छा, हमने कहा ही इज हैंडसम यानी वो खूबसूरत है, अच्छा है। वो सो हैंडसम यानी बहुत खूबसूरत है। तो हैंडसम को किसने डिस्क्राइब किया है, सो ने। तो सो क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब हो जाएगा। यानी जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो भी एडवर्ब, और जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे वो भी एडवर्ब। अगला, जैसे मैंने कहा द टी इज हॉट, यानी चाय गर्म है, क्योंकि किसने बनाया है, किसी लड़की ने, ठीक है। हाँ, ये मतलब तरीका तमीज नाम की कोई चीज तो है नहीं, एकदम खौला दिया होगा तेज आंच में। हालांकि चाय बनाने का सही तरीका क्या है कि धीमी आंच में बहुत देर तक उसको पकाना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, चाय का जायका। खैर, देखिए बेटा, हमने कहा द टी इज हॉट, टी इज हॉट, तो हॉट क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है बेटा, एडजेक्टिव है ना। मैंने कहा द टी इज टू हॉट, यानी चाय बहुत ज्यादा गर्म है, तब क्या हो जाएगा, एडवर्ब। एडवर्ब इसमें क्या है, टू है, यानी जो वर्ब को बताए या एडजेक्टिव को बताए वो क्या होता है, एडवर्ब। जैसे हमने कहा द गर्ल इज रनिंग फास्टली, तो इसमें एडवर्ब क्या है, फास्टली। द बॉय इज सिंगिंग स्लोली, तो इसमें एडवर्ब क्या है, स्लोली है। मदर इज कुकिंग फूड डेली, तो एडवर्ब क्या है, डेली है। आई एम टीचिंग रेगुलरली, तो इसमें एडवर्ब क्या है, यानी कुछ ना जानता हो तो जहां एलवाई आवे वो है एडवर्ब है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो एग्जाम में इसी तरह का रहेगा। मान लीजिए जैसे लिखा रहेगा ही इज राइटिंग नॉवेल, अब ऐसे अंडरलाइन करेगा, चार ऑप्शन देगा कि नाउन है, या आपका प्रोनाउन है, या आपका एडवर्ब है, या आपका वर्ब है। कौन सा सही होगा, वर्ब होगा, क्योंकि वर्ब की पहचान क्या बताया था। अच्छा, ही इज राइटिंग नॉवेल डेली, अब मान लो डेली का अंडरलाइन कर दी तब क्या हो जाए, एडवर्ब हो जाए, ठीक है। इसके साथ साथ मान लो अगर यहाँ पर हम अगर ही को अंडरलाइन कर दिया तब प्रोनाउन हो जाएगा। अच्छा, मान लो राइटिंग अगर ना रहा है, जैसे हमने कहा ही इज ए स्टूडेंट, ही को अंडरलाइन कर दिया तब इज क्या हो जाएगा, वर्ब होगा। देखो बेटा, इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा। जैसे मान लो हमने सेंटेंस लिखा कि ही इज ए डॉक्टर, अब इसने इज को अंडरलाइन कर दिया, उसके बाद ऑप्शन यहां पर दे दिया आपका कि प्रोनाउन है, बी आपका नाउन है, सी आपका वर्ब है, डी आपका एडवर्ब है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ना रहता है। जब मेन वर्ब ना रहता तो हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब की तरह कंसीडर करते हैं। तो अगर ऑप्शन सही का हो जाए वर्ब। और एग्जाम में अगर कुछ ना जान पाओ तो हमेशा ऑप्शन नंबर बेटा सी लगाओ, सीधा तरीका। हाँ, जब नहीं पता होगा क्वेश्चन छोड़ने की नौबत आएगी तब की बात बता रहा हूँ, ठीक है। चिल्लाने के बाद भी ना समझ में आया तो फिर एक चुल्लू भर पानी लियो पी लो, क्योंकि इसमें डूबोगे नहीं बेटा, ठीक है। इतना आसान बात ना है, दो चार जने मार के मरबो बेटिया, ठीक है। जब ताजो बहन वाला जब रूप धारण करोगे तो तुम लोग सगे भाइयों को भी खा जाओगे। देखा है वीडियो किसी ने,
हाँ, जब एक लड़का होता है कमा के आता है अपनी बहन के यहाँ, ठीक है, अच्छी बात है, समझदार हो। देखो बेटा, एडवर्ब हो गया ना, एडवर्ब के बाद चुप रहो, अगला आता है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण को हम कह सकते हैं विशेषता। विशेषता का मतलब हम कह सकते हैं खासियत। खासियत को मतलब कह सकते हैं किसी चीज की अच्छाई या उस लड़की के अंदर की बुराई। दोनों हो सकते हैं, मगर ज्यादा जो गुनाह होते हैं वो खवातीन से ही होते हैं, क्योंकि गुनाहों में से जो अव्वल गुनाह है वो चुगली भी एक बहुत बड़ा गुनाह होता है, जिसमें आप कसम नहीं खा सकती कि आपने चुगली नहीं किया, ठीक है। और चुगलखोरों से 4 कदम दूर रहना हमेशा चाहिए, ठीक है बेटा। देखिए, यानी कौनो ऐसा चीज जोन कौन मतलब ऐसा शब्द जोन के वो विशेषता बतावे। अब विशेषता केकर बताई, जैसे हमने कहा कि मोहन इज ए हैंडसम बॉय, और अगला मैंने कह दिया कि दूसरा नाम, चलो, मोनू इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अरे मोनू, अच्छा मोनी कर देते हैं, उसमें क्या है। देखो, मोहन इज ए हैंडसम बॉय, तो किस शब्द से मोहन की विशेषता बताई जा रही है, हैंडसम के, ठीक है। एच फॉर हैंडसम एंड एच फॉर ऑनेस्ट, यानी लड़के हैंडसम और ऑनेस्ट दोनों होते हैं, ठीक है। अच्छा, और लड़कियां जो होती हैं जी फॉर गर्ल एंड जी फॉर ग्लटन। ग्लटन का मतलब होता है पेटू, जो ज्यादा खाए उसको हम ग्लटन कहते हैं। हाँ बेटे, अच्छी बात है, लेकिन बी फॉर बॉयज एंड बी फॉर ब्रिलियंट नहीं बेटा, बाउडे। ओके बेटा, मैं अच्छा आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि देखिए आप सब तो पढ़ लिख रहे हैं, शिक्षित हैं, और आप हमारे संरक्षण में, तो बौड़ही हो ही नहीं सकते। तो बौड़ही तो आप बेटिया तब होगी जब अद्धा ईटा लेकर के घूमोगे, और मैं पहचानूंगा भी नहीं कि मेरे पढ़ाए हुए हैं। मैं क्यों बेइज्जती करवाने जाऊं, मैं पहचानूंगा नहीं, दूंगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर कहोगी भी ये पढ़ाते थे, नहीं नहीं मैं यहाँ पढ़ाए नहीं, मैं जानता ही नहीं किसको बेटा। हाँ बिल्कुल, अभी जब तक आपकी मानसिक स्थिति आपकी ठीक है, अब कहा अद्धा ईटा लेके घूमूंगा, मैं पहचान ली तो मैं पहचाने। हाँ बेटे देखो, छोड़ जाने दो सब, ओके। खुराफातों से क्या लेना देना, मैं तो पढ़ाने के लिए आया हूँ। ओफो, हाँ बेटिया, चलिए खत्म आप सब कर दीजिए। देखो बेटा, ओफो, मोहन इज ए हैंडसम बॉय, तो किस शब्द से मोहन की विशेषता बताई जा रही है। अच्छा, मोनी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो मोनी की विशेषता किसने बताई, ब्यूटीफुल ने बताई। अगला मैंने कहा सी इज डिसऑनेस्ट, यानी बेईमान है, मान लेते हैं, मान ले बिटिया, नहीं समझ, चलिए ठीक है, मैं आपके कहने पर, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं, लेकिन आपके कहने की वजह से मैं कर दे रहा हूं। देखो बेटा, ही इज डिसऑनेस्ट, यानी वो लड़का थोड़ा सा बेकार है, ओके। हाँ बेटा ठीक है, होना भी चाहिए, ठीक है। देखो बेटा, ही इज डिसऑनेस्ट यानी वो बेईमान है, तो किस शब्द से उसकी विशेषता बताई गई, डिसऑनेस्ट की। अगला मैंने कहा बॉय इज ब्रिलियंट, तो इसमें एडजेक्टिव क्या है, ब्रिलियंट है। गर्ल इज मैड, यानी लड़की पागल है, तो विशेषता क्या है, मैड है। अगला मैंने कहा ग्रास इज ग्रीन, तो इसमें विशेषता क्या है, ग्रीन है। द बॉय इज जीनियस, तो इसमें विशेषता क्या है, जीनियस। अगला मैंने कहा, हाँ बेटिया, द रूम, हाँ बेटी, द रूम इज क्लीन, तो विशेषता क्या है, क्लीन। और हर क्लॉथ इज डर्टी, तो विशेषता क्या है। अच्छा, जो एडजेक्टिव होता है वो दो लोगों की विशेषता बताता है, या तो किसकी विशेषता बताता है, वो प्रोनाउन की, या किसकी बताता है, नाउन की, या हम इसको कह सकते हैं, दोनों को हटाकर कह सकते हैं हम सब्जेक्ट की। जो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है वही एडजेक्टिव होता है।
देखो मोहन इज ए हैंडसम बॉय, तो सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन की विशेषता किसने बताई? हैंडसम ने। तो हैंडसम क्या हो गया? एडजेक्टिव। मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट। अगला मैंने कहा मोनी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो मोनी क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की विशेषता किसने बताई? ब्यूटीफुल है। अगला कहा सी इज डिसऑनेस्ट, तो इसमें डिस ओफो सी इज डिसऑनेस्ट, तो सी क्या है? बेटा ही हो या सी हो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों का मतलब बिटिया वही होता है, ठीक है। और मुझे भेदभाव करना नहीं आता। मैं एक झूठी कसम भी खा सकता हूं कि मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। ओके, देखो बेटा, हमारा मकसद तो सिर्फ इसे समझना है ना, कौन सा चीज दबा टम करना है इसका। देखो बेटा, बॉय इज ब्रिलियंट में सब्जेक्ट क्या है? बॉय। और गर्ल इज मैड में गर्ल सब्जेक्ट है। ग्रास इज ग्रीन में ग्रास सब्जेक्ट है। बॉय इज जीनियस में बॉय सब्जेक्ट है। रूम इज क्लीन में रूम सब्जेक्ट है। और हर क्लॉथ में हर सब्जेक्ट है। यानी कौनो ऐसी चीज जो संज्ञा या सर्वनाम के या कभी भी क्या होता है, जब वो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है उसी को क्या कहते हैं? हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम रनिंग स्लोली, तो इसमें एडवर्ब क्या है? स्लोली है ना। और आई एम रनिंग में रनिंग क्या है? वर्ब है। और इसमें प्रोनाउन है कि नहीं है? है ना। इतना क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, इसी तरह से जैसे हमने कहा द वॉल इज व्हाइट, तो विशेषता क्या है? और द शर्ट इज ग्रीन, द माइक इज ब्लैक, द वॉच इज गुड, गुड हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है ना। अब उन्हीं लोगों को समझ में नहीं आएगा जिनको बचपन में सिर में चोट लग गई थी, पार्ले बिस्किट के चक्कर में कूद आई थी नीचे। जैसे आप भाई आंगन में था और बहनी पार्ले बिस्किट लेकर कूद पड़ी, हालांकि मरी है ना, कोनो फायदा ना है। लड़के जो होते हैं वो चारपाई पे से गिर के भी बेचारे मर जाते हैं, और लड़कियां छत से कूदने के बाद भी सुरक्षित रहती हैं, कुछ नहीं हुआ था। और बीमार हो जाती तो नीक नीक खाद मांगती, मम्मी तनी में कुछ खाद मना खाते, कुछ चटपटा मंगा दो, वड़ा पाव, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मंचूरियन। ऐसे नहीं, लड़के फल खाते हैं, ऑरेंज है, एप्पल है, बनाना। चलिए ठीक है, मैंने तो कभी नहीं खाया बेटा। हम लोग दुनिया के जिम्मेदार हैं नहीं ना। मैंने तो क्या बिटिया? नहीं, मैं पान खाता हूं भी शादियों में। नहीं बिटिया, फ्री का मसला नहीं है। मैं चाहता हूं कि पैसा दे, लेकिन कोई देता ही नहीं, तो मैं अकेले कैसे देना? नहीं बेटा, अम्मी मारेंगी नहीं तो खा लेते। अम्मी मारेंगी बिटिया, मारेंगी बेटा। वो भी वीडियो देखते हैं ना। ओके, नहीं बेटा, कहती है जब शादी में जाया करो फ्री का रहे तो खा लिया करो। ओके बेटा, अब क्या बताना है? प्रीपोजिशन एडजेक्टिव हो गया बेटा। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन देखो, कोई ऐसी चीज जो किसी दूसरे वस्तु की विशेषता बताए उसको हम कोई भी ऐसी चीज जो एक किसी भी वस्तु की नाउन या प्रोनाउन के साथ उसका क्या पोजीशन है उसको जो बताता है उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे ये जो पंखा है वो आप सबके टकले के ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है ना, तो द फैन इज अपसाइड, यानी हम लोगों के क्या है? ऊपर है। तो ये जो पंखे की पोजीशन है ऊपर है, ये क्या है? प्रीपोजिशन है। हम लोग कमरे के अंदर हैं कि बाहर हैं? बस यही हमारी पोजीशन है। अच्छा, जो टेबल है, जो किताब है वो टेबल पर है, टेबल के नीचे है, बस वही पोजीशन है। ठीक है, ये जो बोर्ड है वो आपके सामने है या पीछे है? तो बस ये अगर पोजीशन हो, जो पोजीशन बताओ ये पोजीशन। मैंने क्या कहा बेटिया? आपके मतलब मैंने आप सबको इतनी तहजीब इज्जत से, ओफो, हाँ मेरे पीछे है तो ये क्या अब सामने हो गया? ठीक है, तो देखो, माना कि कोई एक कप था, मान लेते हैं, मान लिया ना। थैंक यू, पहली बार किसी ने तारीफ की है। ओके, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है? मान लिया ना बेटा। कल 5,000 किसको दिया था? मुझे याद नहीं है, गुड्डा तुम्हें दिया था बेटिया।
कल वापस ले आना, बहुत जरूरी काम है। मान लो बेटा, मानने में क्या जाता है, क्या बिटिया, तुम लोग से बोलना ही बेकार है। देखो बेटा, ये क्या हुए, कप हुए ना, ठीक है। देखो बेटा, कोई बात नहीं, घी के लड्डू टेढ़े बेढ़ रहा था बेटा, घी का लड्डू टेढ़ा बेढ़ा ही रहता है। क्या बेटिया, क्या चीज, वो नहीं कह रहा हूं, बनाया किसने है, एक लड़के ने। ओहो, अच्छा, मैंने लड्डू खाया कि मैंने लड्डू खाई, खाया ना, यानी कौन से जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, लड़के को, ठीक है ना। जैसे कहते हैं घी का लड्डू टेढ़ा बेढ़ा होता है कि घी का लड्डू टेढ़ा बेढ़ा होती है, होता है ना, यानी वो मेल जेंडर के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। देखो बेटा, माना कि इसके अंदर कोई कलम है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, अरे कलम है बेटिया, उसका पिन खराब हो गया, वेट, तो दो सेंटेंस हमने लिखा, द पेन इज ऑन द कप, दूसरा मैंने लिखा द पेन इज इन द कप, कौन सा सही है, बस। अब इसमें किस वर्ड ने पोजीशन बताया है, इन ने ना, बस ये है प्रीपोजिशन। अच्छा, इन इसके अलावा कहां लगेगा, कोई भी चीज बेटा जब किसी चीज के अंदर रहे तब उसके लिए क्या लगेगा, इन। जैसे माना कि अच्छा इन होता है और दूसरी एक वर्ड होती है, देखिए एक तो हो गया इन और दूसरा होता है इनसाइड। अब दोनों में क्या फर्क है, जैसे ये क्या है, एक फोन है, अच्छा इसका बैटरी जो है, इसके लिए दो सेंटेंस मैंने कहा है, द बैटरी इज इनसाइड द फोन या द बैटरी इज इन द फोन, इनसाइड। देखो, ऐसन कोनो चीज जो तोरण के आंख से ना देखा है, कोनो चीज के अंदर जो पैक रहा है, जैसे कि बैटरिया दिखाता है नहीं ना, तो जब ना देखा तो अगर अंदर में है तो इनसाइड है, और कोई चीज ऐसी जो दिख रही हो क्या हो जाएगा, इन, ठीक है। जैसे माना कि किसी पापा की परी का बर्थडे था, ठीक है, तो उनके पापा ने एक गिफ्ट दिया, अरे गिफ्ट दिया, अच्छा उस गिफ्ट के अंदर कुछ भी चीज इन्होंने दिया, तो क्या कहेंगे, व्हाट इज, दो सेंटेंस मैंने इसके लिए लिखे, मतलब अंदरमा क्या होगा, तोरण के अक्षर दिखाना है, तो क्या कहोगे, व्हाट इज इन द बॉक्स या व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स, कौन वाला सही है, यानी कौनो ऐसा चीज जो ने अंदरमा क्या हो ना दिखे तो क्या हुआ, इनसाइड, और कोई ऐसी चीज उसके अंदर का दिखे तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। अच्छा, इन का इस्तेमाल बेटा और कहाँ करते हैं, तो इन का इस्तेमाल हम करते हैं कंट्री के साथ। जैसे मैंने कहा कि मैं भारत में रहता हूं, तब इसकी इंग्लिश होगी आई लिव इन इंडिया। किसी भी देश के नाम के साथ हम इनका इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ में किसी बड़े शहर का जिक्र करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा मैं लखनऊ रहता हूं, तो आई लिव इन लखनऊ, लेकिन इसमें से अगर आप अपने गांव का नाम लिखेंगे तो क्या आएगा, इन आएगा या एट आएगा। जब छोटी जगहों की बात करते हैं तो वहां एट लगता है, यानी अगर मैं ये कह दूं आई लिव इन दतरंगमा, तब क्या सही है, नहीं, यानी आपके अंदर दिमाग है, मैं तो खामखा इन लड़कियों को मैं बेवकूफ नादान समझता था, ठीक है। हाँ बेटिया, तो यहाँ पर इन ना लग करके बल्कि क्या लगेगा, बड़े शहरों के साथ और देश के साथ। जैसे कोई अमेरिका रहता है तब ये कहेंगे आई लिव इन अमेरिका, इसको कुछ लोग अमेरिका पढ़ते हैं तो अमेरिका नहीं होता है, अमेरिका, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा मैं 2020 में आऊंगा, तब इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई विल कम इन 2020, यानी मैं 2024 में आऊंगा। किसी भी साल के साथ हम दो क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, देश के साथ भी इन लगाएंगे। अच्छा, महीने के साथ जैसे मैंने कहा आई विल कम इन जुलाई, अगला सेंटेंस मैंने लिखा आई विल कम ऑन जुलाई। या पढ़े में कौन नीक लागत है, इन ना, तो इंग्लिश का बहुत आसान तरीका, ऐसा कोनो चीज जो पढ़े में नीक लागे वो सही होता है, और जो ना नीक लागे वो गलत। या करी मतलब ना है कि पढ़ेगी ना हो तो जब नहीं लड़खड़ात हो, ठीक है। तो देखिए दो सेंटेंसेस मैंने लिखे, इंग्लिश एक ऐसी चीज है अगर उसका बेसिक पता है बेटा तो पढ़ने में ही गलत लगने लगेगा, ये ना एक लागत। जैसे मैंने आई विल कम इन जुलाई, आई विल कम ऑन जुलाई, कौन सा सही लग रहा है आपको,
आई विल कम इन जुलाई, तो इन जो होगा वो करेक्ट होगा। अच्छा, अगला मैंने कहा कि आई विल कम ऑन संडे, अगला मैंने कहा आई विल कम इन संडे, यहां सुनने में कौन निकला है? ऑन ना, बस ऑन संडे सही है और इन संडे गलत। यानी इनका साल के साथ, कंट्री के साथ, बड़े शहरों के साथ, और कोई वस्तु जब किसी चीज के अंदर हो तो उसके साथ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ में ऑन का इस्तेमाल हम दिन के साथ करते हैं, इसके साथ अब महीनों के साथ क्या होगा? इनका इस्तेमाल, साल के साथ इनका, और दिन के साथ भी ऑन का इस्तेमाल होगा। इसके साथ साथ अगर हम प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन जैसे आपके बीच का इंग्लिश क्या होता है? जैसे मैंने कहा बिटवीन होता है ना, बहुत सही बेटा, हाँ बेटा बिटवीन होता है। देखिए अब 3 वर्ड को बेसिकली डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी की चीजें कल। देखिए बेटा, एक वर्ड होता है बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। जैसे मैंने 3 लेटर्स लिखे ए बी और सी, तो बिटवीन में कौन है? तो इसका सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा? बी इज बिटवीन ए एंड सी। लेकिन हमें 4 लेटर लिख देना, ए बी सी डी। अब बीच में क्या है? एक कोई लेटर बताइए जो बीच में हो। तो सी बेटा, तो इधर 2 बचे, इधर 1 हो गया ना। देखो, हाँ बेटिया, जैसे हम सी कर देंगे तो इधर 2 इधर 1 नहीं हो जाएगा? नहीं, तो 1 लेटर ले रहा है ना। जैसे मान लो भी 4 लोग आप सीट पर बैठे हो, तो मैं किसे कहूंगा बीच में कौन है? कोई नहीं है ना। यानी देखो, बिटवीन का मतलब तो बीच में होता है, लेकिन कितने के बीच में? 2 के बीच में। जैसे अब 2 यहां ज्यादा है, यानी जैसे मैंने कहा आप सब मान लो कि 40 लोग, अब मुझे कहना है मैं 40 बच्चों के बीच में हूं, तो आई एम बिटवीन 40 स्टूडेंट्स कहना गलत है। फिर वहां हम क्या कहेंगे? तो इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो आपका इस्तेमाल होता है एमंग, AMONG। एमंग कहां पर इस्तेमाल होगा? जब 2 से अधिक हो तब क्या होगा? एमंग। जैसे हमने कहा आई एम एमंग 10 स्टूडेंट्स, या मैंने कहा ही इज एमंग 100 स्टूडेंट्स, यानी 2 से ज्यादा हो तब क्या लगेगा? बिटवीन। और 2 हो तो क्या, सॉरी 2 से ज्यादा हो तो एमंग, 2 से और 2 हो तो बिटवीन। अच्छा, मान लो कि हम किसी भीड़ में चले जाते हैं, ठीक है, जैसे बिटवीन 2 के बीच में, और एमंग जो होता है 2 से अधिक हो लेकिन उनकी संख्या पता हो। जैसे 10 के बीच में, 20 के बीच में, 100 के बीच में, 50 के बीच में। 2 से तो ज्यादा है लेकिन संख्या इनके पता रहे। अच्छा, मान लो अगर इससे भी ज्यादा हो गए, जैसे मैंने कहा कि मैं भीड़ में हूं या मैं मेले में हूं, जैसे तो वहां क्या लगेगा? एमंग लग सकता है, क्योंकि वहां संख्या पता नहीं है। तब वहां के लिए बेटा इस्तेमाल होगा एमंगस्ट। एमंगस्ट तो लगेगा कब? जब 2 से अधिक हो लेकिन कितने हो इसकी संख्या पता ना हो, तब क्या लगेगा? एमंगस्ट। देखिए, जब कोई चीज 2 के बीच में रहता है तो बिटवीन लगता है, और जब 2 से अधिक हो लेकिन कितने हो पता रहता है तो एमंग लगता है, और 2 से अधिक है लेकिन कितने हैं इसके संख्या का कोई पता नहीं तो वहां पर एमंगस्ट लगता है। ये तीनों ही वर्ड्स जो होते हैं वो बीच में के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन तीनों में माइन्यूट डिफरेंसेस है। मैंने कहा मैं 100 बच्चों के बीच में हूं तो क्या लगेगा? एमंग। मैंने कहा मैं 2 बच्चों के बीच में हूं तो बिटवीन। मैंने कहा मैं अनगिनत बच्चों के बीच में हूं तब वहां क्या लग जाएगा? आपका एमंग। यानी सिंपल रूप क्या है? बिटवीन कितने के बीच में? 2 के बीच में। उसके बाद 2 से ज्यादा है तो क्या लग जाएगा? एमंग लगेगा, AMONG। गलत कुछ लग रहा है मुझे, सही है। अगला, अगर हम 2 से ज्यादा मतलब किसी भीड़ में चले गए, मेले में चले गए, तब एमंग। 2 के बीच में बिटवीन, 2 से ज्यादा हो कितने हो तो एमंग, 2 से ज्यादा है। जैसे हम चले गए किसी भी क्राउड में तो क्या गिनती मारेंगे? तो लोग जो गिनती मार लिखे बीच में, मतलब इसको रोका उधर वहां निकल गया वो। ठीक है, इतना क्लियर है ना? बाकी देखते हैं अगले साल। इतना क्लियर है? अब बाकी अब देखिए, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन। 2 आपके बचता है इंटरजेक्शन और कंजंक्शन, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।